वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं AK कश्यप और आज इम्पोर्टेंट हम लोग देख रहे हैं SCERT और NCERT बेस्ड जो ज्योग्राफी का प्रैक्टिस सेट चल रहा है। तो इसमें इम्पोर्टेंट हम लोग देखेंगे आज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। अगर आप बिहार शिक्षक के बहाली में अगर आप योग्य हैं तो आप मेरे ज्योग्राफी से रिलेटेड या दूसरे सब्जेक्ट से रिलेटेड जिसका मैंने प्लेलिस्ट बना रखा है, आप ज़रूर उसे प्रैक्टिस करें। साथ ही साथ हिंदी व्याकरण का भी वीडियो अपलोड है, तो आप उसे भी स्टडी करें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, लाइक करना ना भूलें और शेयर करें। तो चलिए आज के हम पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है आज का, मुख्यतः आज का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बेस्ड है, ये आपके वायुमंडल से रिलेटेड और हमारे पृथ्वी के बाहरी परत से रिलेटेड है, क्योंकि पिछले वीडियो में हमने पृथ्वी की आंतरिक संरचना को देखा था। चलिए आइए, पनामा जल संधि किस महादेश को जोड़ती है? उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, एशिया। सही आंसर इसका होगा उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका से दक्षिणी अमेरिका को पनामा जल संधि जोड़ती है। तो ये जो उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका जो अभी आपने देखा है, इस तरीके के हमारे जो विश्व है, इस विश्व में 7 महाद्वीप है, उसी में से ये 2 अलग अलग महाद्वीप हैं, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा महासागर का आकार इस आकार का है? प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर का जो शेप है वह किस आकार का है? इस आकार का। तो अब यहाँ एक बात आती है कि क्या महासागरों का कोई आकार होता है? तो बिल्कुल महासागरों का भी आकार होता है। जैसे अगर आप प्रशांत महासागर के आकार को स्टडी करेंगे, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, प्रशांत महासागर का जो शेप होता है वह वृत्ताकार शेप है, वृत्ताकार शेप है। अटलांटिक महासागर का जो शेप है वह इस आकार का है। आप एक बात और ध्यान रखिएगा कि जितने भी मैंने अभी तक क्वेश्चन प्लेलिस्ट में करवा रखा है बिहार शिक्षक बहाली को लेकर, सभी NCERT और SCERT बेस्ड है। अभी जो भी करें वो NCERT और SCERT बेस्ड करें। आइए, बेरिंग जल संधि किस महासागर से जुड़ा हुआ है? आर्कटिक महासागर, अंटार्कटिक महासागर, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर। इसका आंसर अगर आप करते हैं तो इसका सही आंसर होगा बेरिंग जल संधि आर्कटिक महासागर से जुड़ा हुआ है। किस महासागर से जुड़ा हुआ है? आर्कटिक। कौन सा वायुमंडलीय गैस प्राणी वृद्धि में सहायक होता है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हीलियम। तो हमारे वायुमंडल में बहुत सारे गैसों का मिश्रण है। जब हम सांस लेते हैं या कोई जीव जब सांस लेता है तो वह सभी गैसों के मिश्रण को लेता है। तो यहाँ जो प्राणी की वृद्धि में सहायक होता है वह आपका कौन सा होता है? नाइट्रोजन होता है। कौन होता है? नाइट्रोजन। अब एक चीज़ देखिएगा कि ये जो जीवन को चलाने में सहयोगी है वो ऑक्सीजन है, लेकिन जो वृद्धि करने का काम करता है वो नाइट्रोजन। अब एक बात ध्यान रखिएगा कि वायुमंडल में जो सबसे ज़्यादा जो गैस है वह नाइट्रोजन है। कितना परसेंट? 78% क्या है? नाइट्रोजन है। कितना परसेंट? 78%। लेकिन ये नाइट्रोजन जो अवेलेबल है हमारे वायुमंडल में, लेकिन पेड़ पौधे के लिए जो आवश्यक जो गैस है वह कार्बन डाइऑक्साइड है, लेकिन उन्हें नाइट्रोजन चक्र से गुजरना पड़ता है। और नाइट्रोजन चक्र में जो खुली हवा में जो नाइट्रोजन है उसको पेड़ पौधे सही मात्रा में एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं। तो उसके लिए वो किनका सहारा लेते हैं? वो मिट्टी का सहारा लेते हैं। मिट्टी में जो नाइट्रोजन की मात्रा जो घुला हुआ है, उस नाइट्रोजन से पेड़ पौधे जड़ के माध्यम से उस नाइट्रोजन को अवशोषित करते हैं। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण हमारा रहा है जो वायुमंडल के गैस के प्राणी की वृद्धि में सहायक है। वायु के विषय में सही कथन है, निम्न दाब से उच्च दाब, उच्च दाब से निम्न दाब, निम्न दाब से मध्य दाब, निम्न दाब से मध्यम दाब। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उच्च दाब से निम्न दाब। यानी जो हवा जो चलती है वो कहाँ चलती है? उच्च दाब से निम्न दाब। आइए 6 नंबर करते हैं। पृथ्वी पर आने वाला उल्का पिंड घर्षण से जल जाता है, ये कौन से मंडल में जलता है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और आयन मंडल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य मंडल। अब जैसे देखिए कि पृथ्वी की बाह्य संरचना कितने भागों में विभाजित है? 5 भाग में। एक चीज़ जरा देखिएगा कि जो पृथ्वी की जो बाहरी आवरण है वह 5 भागों में बटा हुआ है। सबसे जो पृथ्वी के नज़दीक वाला है क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल, उसके ऊपर समताप मंडल। कौन सा मंडल? समताप मंडल। उसके ऊपर मध्य मंडल, मध्य मंडल, और मध्य मंडल के ऊपर आयन मंडल, और आयन मंडल के ऊपर बहिर्मंडल, जहाँ से अंतरिक्ष की शुरुआत मानी जाती है, जहाँ से अंतरिक्ष की शुरुआत मानी जाती है। अब देखिए कि जो मीटियर्स जो आते हैं, उल्का पिंड जो आते हैं, ये उल्का पिंड पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की ओर आकर्षित होते हैं। जब ये पृथ्वी के वायुमंडलीय संरचना में अंदर आते हैं तो ये बहिर्मंडल अंतरिक्ष से आयन मंडल में प्रवेश करते हैं, लेकिन मध्य मंडल में जब आते हैं तो ये स्वतः वहाँ पे जल जाता है।
ठीक है। अगर मध्यमंडल में अगर ये नहीं जल पाया तो वो पिंड पृथ्वी पे गिरने के बाद काफ़ी बड़े आकार यानी जिस आकार का रहेगा मीटियर्स, जिस आकार का उल्का पिंड रहेगा उस आकार का पृथ्वी के धरातल पर गड्ढा बना देगा। ऐसे घटना हुए भी हैं, लेकिन मध्यमंडल में अधिकांशतः उल्का पिंड जो है वो घर्षण के कारण जल जाते हैं। अब ये देखिए कि इसको क्लासीफाई, इसका इंपॉर्टेंस क्या है। क्षोभ मंडल जो है ये हमारे मंडल में जहाँ पे वर्षा है, धूल कण है, ये जितने हमारे वायुमंडलीय जो घटना घट रहे हैं वह सभी क्षोभ मंडल में है। समताप मंडल में टेम्परेचर समान रहता है और जो जेट वायुयान जो उड़ते हैं ये समताप मंडल में उड़ते हैं। अब ये आइए मध्यमंडल में, मध्यमंडल और समताप मंडल के बीच एक ओजोन का लेयर होता है। तो ये मध्यमंडल और समताप मंडल के बीच जो ओजोन का लेयर होता है, जिस ओजोन को हम लोग O3 के नाम से जानते हैं। ओजोन को जो ओजोन का जो सूत्र है वो क्या है, O3 है। ध्यान रखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन राइज करता है। और मध्यमंडल का काम क्या है, मध्यमंडल ये लगभग पृथ्वी के सतह से 80 किलोमीटर ऊपर हो जाता है और उल्का पिंड वगैरह को वहाँ पे जला के ये पृथ्वी को क्या करता है, रक्षा करता है। ठीक है। और आयन मंडल से क्या होता है, यहाँ से जो रेडियो तरंगे, रेडियो जो घटनाएं, रेडियो वेव जो होते हैं वो आयन मंडल से ही जो है वो ट्रांसफ़र किए जाते हैं। तो आयन मंडल जो है ये पृथ्वी के सतह से 80 किलोमीटर से लेकर 400 किलोमीटर के बीच में आयन मंडल है। 80 किलोमीटर से लेकर 400 किलोमीटर ऊपर जब आप जाएंगे तो आयन मंडल आपको मिलेगा। बहिर्मंडल अंतरिक्ष का भाग है, या 1000 किलोमीटर ऊपर जाने पे ये बहिर्मंडल का भाग हो जाता है और जिसे हम अंतरिक्ष कहते हैं। ठीक है, आगे चलिए, आगे देखते हैं ज़रा कौन सा भाग पहले गर्म होता है, जल का सतह, स्थल का सतह, पर्वतीय भाग या वायुमंडल। इसका सही आंसर होगा वायुमंडल। सबसे पहले जो गर्म होता है वह वायुमंडल होता है। पृथ्वी के सतह पर जब गर्मी आती है तो वो ऊपर की ओर जब ऊपर की ओर बढ़ती है वो टेम्परेचर, तो सबसे पहले वो वायुमंडल को गर्म करने का काम करती है। किस मंडल के बाद हाइड्रोजन और हीलियम गैस अंतरिक्ष में तैरती है, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बहिर्मंडल। एक बात को यहाँ पे हम और कर देते हैं कि क्षोभ मंडल, समताप मंडल और मध्य मंडल तक जितने सारे गैस हैं वह सभी गैसों का सम्मिश्रण है। आप यहाँ पे अलग नहीं कर पाएंगे कि हम ऑक्सीजन को ले रहे हैं या कार्बन डाइऑक्साइड को ले रहे हैं या हीलियम ले रहे हैं, हाइड्रोजन ले रहे हैं। लेकिन जब हम लोग मध्य मंडल से ऊपर आयन मंडल की ओर बढ़ते हैं तब गैसों का अलग अलग लेयर बनना शुरू हो जाता है। जैसे अगर एग्जाम्पल के लिए समझिए कि जैसे ऑक्सीजन अगर है तो 1-2 किलोमीटर तक ऑक्सीजन का लेयर रहेगा, कार्बन डाइऑक्साइड है तो 1 किलोमीटर कार्बन डाइऑक्साइड का लेयर रहेगा, हाइड्रोजन का 0.5 किलोमीटर लेयर रहेगा, हीलियम का 0.5 किलोमीटर लेयर रहेगा। तो इस तरीके के अलग अलग जो लेयर जो बनेंगे वो आपके मध्य मंडल के बाद ही बनते हैं। ठीक है। और बहिर्मंडल के बाद इसकी जो आपको इसके जो उदाहरण देखने को मिलेंगे वो काफ़ी बहिर्मंडल के बाद देखने को मिलेंगे। तो अब यहाँ पे देखिए 9 नंबर, वायुमंडल का विस्तार पृथ्वी के सतह से है 500 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, 1500 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1000 किलोमीटर। अभी तो किया है बहिर्मंडल जिसके बारे में हमने चर्चा किया था। आइए देखते हैं 10 नंबर, पर्यावरण की पूरी खाद्य श्रृंखला में सहयोगी है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, हीलियम। इस क्वेश्चन को जब आप करते हैं तो इसका सही आंसर आपने क्या ढूंढा है, इसका सही आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड। क्योंकि मानव की सबसे उपयोगी जो गैस है वो कौन है, ऑक्सीजन है, जो जिसे हमारा रिस्पिरेशन सिस्टम जो होता है वो चलता है। और जो वृद्धि में सहायक है वह क्या है, नाइट्रोजन है, जो जिसके बारे में भी हम लोगों ने किया है। ध्यान रखिएगा इस बात को, क्योंकि वृद्धि में सहायक में भी कभी कभी बाय मिस्टेक क्या हो जाता है, ऑक्सीजन आप कर सकते हैं। तो इसलिए जब भी करें तो वहाँ पे क्या होगा, नाइट्रोजन होगा। लेकिन जो खाद्य श्रृंखला में जो प्लांट को ज़रूरत होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होता है। आइए आगे देखते हैं, ओजोन मंडल की उपलब्धता किस मंडल में है, क्षोभ मंडल में, आयन मंडल में, समताप मंडल में, बहिर्मंडल में। तो इसका सही आंसर होगा समताप मंडल में। यानी अगर आपसे पूछे कि ओजोन जो परत है वह कौन से मंडल में सबसे ज़्यादा है तो वह समताप मंडल में सबसे ज़्यादा। यानी जब आप मंडल का लेयर देखते हैं, सबसे नीचे हमारा क्या हो गया, क्षोभ मंडल हो गया जो पृथ्वी के सबसे, उसके ऊपर समताप मंडल और उसके ऊपर मध्य मंडल, और यही मध्य मंडल 2 भागों में अलग कर देता है। मध्य मंडल से ऊपर की जो संरचना होंगे वायुमंडलीय वो बिल्कुल नीचे वाले से अलग हो जाएंगे, इसीलिए इसका नाम मध्य मंडल रखा गया है। क्योंकि पृथ्वी पर जैसा कुछ है वैसा आपको वायुमंडल में ऊपर कहाँ तक मिलेगा, मध्य मंडल तक मिलेगा। अब इसमें देखिए कि समताप मंडल जो है, समताप मंडल में ओजोन परत मैक्सिमम है और कुछ भाग जो है वो मध्य मंडल में भी अवस्थित है। इसीलिए ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि ओजोन मंडल कहाँ अवेलेबल है, तो समताप मंडल में अवेलेबल है। ठीक है। ओजोन का मंडल का काम क्या है, क्योंकि ये काम क्या करता है कि सूर्य का जो अल्ट्रावायलेट रे जो आता है उसको ये रोकता है और पृथ्वी को ये कवच के रूप में काम करता है। ओजोन मंडल क्या करता है, ओजोन मंडल हमें सुरक्षा प्रदान करता है।
आइए 12 नंबर क्वेश्चन करते हैं कि इनमें से किस मंडल के बाद तापमान में वृद्धि आती है। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, ओजोन मंडल, आयन मंडल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आयन मंडल। आयन मंडल का मुख्य जो काम है ये रेडियो तरंगे को क्या करता है, रेडियो तरंगे को ये पृथ्वी पर परावर्तित करता है। प्राथमिक सेल किसे कहते हैं, अवसादी सेल, आग्नेय सेल, कायांतरित सेल, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, आग्नेय सेल, जिसे हम लोग इग्नियस रॉक कहते हैं। इग्नियस रॉक जो होता है ये आपके पिछले वीडियो में भी हमने रॉक पे रिलेटेड किया था, लेकिन एक दो क्वेश्चन यहाँ भी मेंशन कर दिया है। प्राथमिक सेल में इग्नियस रॉक जो होता है ये मैग्मा लावा, यानी जो अंदर के टेम्परेचर के कारण जो लावा मैग्मा बाहर आते हैं वह इग्नियस रॉक है। उसके बाद ये जो आप कायांतरित सेल देख रहे हैं ये कायांतरित कन्वर्टेड सेल है, किससे, इग्नियस सेल से। इस कायांतरित को हम लोग कहते हैं मेटामॉर्फिक रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक। और मेटामॉर्फिक रॉक क्या है, कन्वर्टेड टू इग्नियस रॉक। ये कहाँ से कन्वर्ट होता है, इग्नियस रॉक से। और एक और जो सेल है जिसे अवसादी सेल कहते हैं, सेडिमेंट्री या फोसिल्स रॉक कहते हैं, ये भी कन्वर्टेड कहाँ से होता है, मेटामॉर्फिक में ये भी कन्वर्टेड होता है। यानी मेटामॉर्फिक रॉक कन्वर्टेड टू इग्नियस एंड सेडिमेंट्री, यानी दोनों भाग से कायांतरित सेल का कोई अपना वजूद नहीं है। यह जब भी कन्वर्टेड होगा तो आग्नेय सेल या अवसादी सेल से, ध्यान रखिएगा इस बात को। दक्कन का पठार किस सेल से निर्मित है, संगमरमर, बालू का पत्थर, फेल्ड्सपार, बेसाल्ट। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बेसाल्ट। बेसाल्ट एक आग्नेय सेल है। पृथ्वी का आयतन सबसे कम है, क्रस्ट, मेंटल, कोर और क्रोड। पृथ्वी के आयतन के बारे में जब बात करते हैं, पृथ्वी की जो संरचना, अब यहाँ पे देखिए, ये पृथ्वी की बाह्य संरचना हुआ, ये बना होता है सिलिका प्लस एल्युमिनियम का, जिसे हम लोग सियाल या क्रस्ट कहते हैं। पृथ्वी की जो दूसरी संरचना है ये सिलिका प्लस मैग्नीशियम का बना होता है, जिसे हम लोग सीमा कहते हैं या इसे मेंटल कहा जाता है, यानी ये बीच वाला भाग। और सबसे जो इंटरनल जो होता है इसे हम लोग कोर या क्रोड कहते हैं, और ये बना होता है निकेल प्लस फेरस का। ठीक है, ध्यान रखिएगा यहाँ पे इस बात को कि जब आयतन की बात आती है, डेंस यानी सियाल का जो आयतन है, यानी क्रस्ट का जो आयतन है वह कितना है, 1%। और जो सीमा हुआ जिसके हम मेंटल कहते हैं, इसका आयतन है 84%। और जो कोर है इसका आयतन हो गया आपका 14%। अब इसे जब आप ऐड करेंगे तो आपको मिल जाएगा 100%। यानी सबसे ज़्यादा जो आयतन है वह किसका है, मेंटल का है। और क्रस्ट का कितना हो गया, 1%, मेंटल का हो गया 84%, और कोर या क्रोड दोनों एक ही है, इसका हो गया 14%। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को कि आयतन में कैसे बटा हुआ, यानी सबसे जो मोटा लेयर होगा वह मेंटल का लेयर होगा। पृथ्वी की त्रिज्या कितना किलोमीटर है, 3500 किलोमीटर, 6300 किलोमीटर, 6371 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर। तो त्रिज्या यानी ये यहाँ से यहाँ तक हमारा व्यास हुआ, और ये जो पार्ट हमारा हुआ ये त्रिज्या हुआ, तो 6371 किलोमीटर ये इसका त्रिज्या होता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। न्यू व्यूअर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।